देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, एक स्टेटमेंट उनका वायरल हो रहा है जिसमें कहा उन्होंने कि मैं ईश्वर को मानता हूँ लेकिन मैं पाखंडवादी का विरोधी हूँ। इस पर आपका क्या कहना है? कि देखिए ऐसा है, यहाँ पर पूरी तरीके से ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट पूरी तरीके से संवैधानिक है जी, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि भारत, हम जो राज्य हैं, राज्य कोई भी काम करेगा वो संविधान के दायरे में करेगा और संविधान से ही देश चलेगा। लेकिन उन्होंने वो ये कहा कि मेरी पर्सनल आस्था हो सकती है, क्योंकि जो राज्य है, राज्य मीन्स जो भी दोज पीपल हु आर द अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इट मीन्स उन लोगों का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। जो भी राज्य की पोस्ट को अडॉप्ट कर रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे एक टीचर हो, चाहे एक लॉयर्स हो, तो जो भी एक ऐसा व्यक्ति है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन की बात को करता है, वो किसी धर्म विशेष का व्यक्ति नहीं हो सकता है। और जहाँ तक पाखंडवाद की बात है, वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है साइंटिफिकली, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट को बताएगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करेगा, पाखंडवाद के विरोध में बात करेगा। तो हमारा संविधान बहुत अच्छा है, ये पाखंडवाद के खिलाफ ही है पूरी तरीके से। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि मैं पाखंडवाद विरोधी हूँ और दूसरी तरफ पाखंडवाद इस समय चरम सीमा पर है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने पर्सनली जो कहा है वो एकदम सत्य है, लेकिन जो लोग हैं, उन लोगों को भारत के संविधान, चूँकि 70 साल हो गए, आज की डेट में ना तो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने और ना ही किसी संस्था ने भारत के संविधान को बताने की बात करी है। संविधान जो कहता है कि हर व्यक्ति को संविधान की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा सामान्य व्यक्ति है, जो कॉमन आदमी है, उस आदमी को संविधान की बारीकियों के बारे में नहीं पता है। और वो संविधान की जो भी पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए, उनको संविधान की जानकारियां होने के बावजूद संविधान का वो पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश की पोस्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस की पोस्ट हो, वो संवैधानिक दायरे में रहकर ही काम कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी योगी मोदी जी के जो सलाहकार हैं, उन्होंने जो आर्थिक आधार पर जो अपना व्यू दिया है, वो पूरी तरीके से गलत है। नहीं, वो तो बात सही है आपकी, लेकिन जो हिंदू गौरव दिवस आज योगी जी ने अलीगढ़ में अमित शाह के साथ में भाजपा के दिग्गजों का आज जमवाड़ा इकट्ठा किया, मतलब पाखंडवाद के विरोधी है और दूसरी तरफ हिंदू धर्म को बढ़ावा देते हैं। उधर बागेश्वर धाम का जो साम्राज्य फैला हुआ है, उसका एक वहाँ पर वो चल रहा है, बहुत बड़ा आयोजन। एक पंडोकर महाराज है, बहुत सारे ऐसे जो कि कथावाचक है, पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहा। तो योगी आदित्यनाथ मतलब इस चीज़ पर रोक क्यों नहीं लगा रहे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी है, पर्सनल रूप से एक मुख्यमंत्री है, लेकिन अगर भारत की, देश की जनता पाखंडवाद के खिलाफ हो जाएगी, और हमारा ऐसा मानना है कि पाखंडवाद का जो ओरिजिन है वो मनुस्मृति के आधार पर है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति इस देश में इस्टेब्लिश हो। और मनुस्मृति का पूरा फंडा यह है कि जो इस देश में जो भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 के पहले जो संविधान लागू हुआ, वो संविधान एक तरह से देखा जाए तो संविधान की आज की जो समय है उसको पूरी तरीके। मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे आप। मैं कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि मैं पाखंडवाद का विरोधी हूँ, और विरोधी कहने के बाद में अलीगढ़ में जो जमवाड़ा लगाया गया, उसमें अमित शाह भी, देखिए हिंदू के लिए, हिंदू को बढ़ावा दिया जा रहा है। उधर जो ये पाखंडवाद की दुकान चल रही है, इन्हों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पर क्यों लगाम नहीं लगा रहे? योगी आदित्यनाथ पाखंडवाद भी विरोधी है, तो इस पाखंड पर रोक क्यों नहीं लगा रहे?
देखिए वो तो मुख्यमंत्री पद पर है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो स्टेटमेंट है वो पाखंडवाद के खिलाफ है, जी। लेकिन जो उनकी जिस पार्टी से वो विचारधारा से जो बिलोंग करते हैं वो पूरी तरीके से हिंदू आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश करती है। यानी इससे उनको राजनीतिक लाभ मिलता है, उनको पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ मिलता है। क्या मजबूर है वो है। और उसकी वजह है कि जो भी आरएसएस है, आरएसएस में आज की डेट में चूँकि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होते हुए भी लेकिन एक ठाकुर बिरादरी के व्यक्ति हैं, जी जी जी। लेकिन आरएसएस में जो है ठाकुरों को जगह नहीं दी गई है, वो सेकंड लाइन पे, थर्ड लाइन पे है, और कायस्तों को तो फोर्थ लाइन पे है, जुडिशरी में भी ऐसी है, जुडिशरी में भी ऐसी है, जो को पावर सेक्टर है। ये सब खेल है पावर सेक्टर का। जी जी। तो ब्राह्मण वर्ग जो है वो चाहता ही है कि योगी आदित्यनाथ जी हटा दिए जाए और पूरी तरीके से पाखंडवाद फैले जिसमें, और भारत के संविधान को ख़त्म किया जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी भी अगर मुख्यमंत्री हैं तो भारत के संविधान की वजह से हैं। जी जी। अगर मनुस्मृति को इस्टेब्लिश किया जाए तो ब्राह्मण सर्वोच्च है, और ब्राह्मण के आधार पर योगी आदित्यनाथ को कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जी। ये सत्यता है। यानी योगी आदित्यनाथ जी पाखंडवाद के खिलाफ है, पाखंडवाद को खत्म करना चाहते हैं, उसके बावजूद मजबूर है कि राजनीतिक मजबूरियों की, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल राजनीति की मजबूरियों की वजह से वो जो है वो पाखंडवाद के खिलाफ कोई ऐसा मूवमेंट नहीं चला पा रहे हैं। जी जी जी। और ना ही उनकी कोई गवर्नमेंट चला पाएगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से आरएसएस के चंगुल में कठपुतली है, मजबूरी है। जी जी। ये बहुत अच्छा बात रही जो आदित्यनाथ के, हमने योगी आदित्यनाथ जी के बयान पर बात की वकील साहब से, और इसको गंभीरता से सोचने वाली बात तो है। आज की डेट में मेरा ऐसा मानना है कि चाहे ब्राह्मण वर्ग के लोग जो हैं अगर अपना भला चाहते हैं जी, तो भारत के संविधान को इस्टेब्लिश करना चाहिए, और भारत में जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात है 1931 की जनगणना की बात जो भी करेगा, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में सबसे नंबर 1 पर अखिलेश यादव जी हैं। भले ही वो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, या अपना उनका कोई पॉलिटिकल लाभ है, लेकिन ना तो कांग्रेस, ना तो बीजेपी, और चंद्रशेखर रावण को छोड़कर बहन कुमारी मायावती जी भी 1931 की जनगणना के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठा रही है। सामाजिक संगठन के रूप में बहुजन समाज बटालियन, बहुजन जनता दल, आभास महासंघ और मूल निवासी संघ उत्तर प्रदेश के में 1931 की जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, और वो भारत के संविधान को जगह जगह बता रहे हैं, लेकिन न ही कांग्रेस और न ही बीजेपी और न ही बहन जी, क्योंकि बहन जी खुद ही एक तरह से मैं ऐसा मानता हूँ कि बहन जी को 1931 की जनगणना की मुद्दा उठाना चाहिए। तो अगर 1931 की जनगणना का मुद्दा नहीं उठाती है भाजपा गवर्नमेंट, इसका मतलब वो कि भारत के संविधान के बारे में को बिलीव नहीं करती है। जी, बिल्कुल। ये पूरी तरीके से ये एस्टेब्लिश है कि आरएसएस की शाखा, आरएसएस के लोगों के द्वारा ही ये संविधान चल रहा, ये सरकार चल रही है। ये लोग कह रहे हैं कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करेंगे। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात वो कर सकते हैं जो भारत के संविधान को बिलीव करते हो, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। वो आर्टिकल भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म और उपाधियों का पतन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन धार्मिक रूप से देखा जाए कि शंकराचार्य और आपने शिलोंग के बाद जो क्या नाम उनका योगी मोदी जी ने जो एक वो प्रतीक दिया है, किसको क्या बोलते हैं, सिंगोल, वो राजा मतलब राजतंत्र का प्रतीक है, वो डेमोक्रेसी का प्रतीक नहीं है। तो इसमें दे वांट टू किल द डेमोक्रेसी, और वो किल कर रहे हैं, और हमारे उसमें सहयोग कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए SC ST OBC के जो सांसद और मिनिस्टर्स हैं, वो लोग इस देश को किल कर रहे हैं। वो लोग भारत के संविधान को इस्टेब्लिश नहीं होना देना चाहते। वकील साहब, बहुजन जनता दल जो कि एक राजनीतिक पार्टी है,
और चंद्रशेखर से अच्छा काम कर रही है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बहुजन जनता दल भारतीय संविधान में पूरी तरह से बिलीव करती है जी। और 1931 की जनगणना का मुद्दा सबसे पहले हमने बहुजन समाज बटालियन, जो उनका एक सामाजिक संगठन का है, आउटशूट विंग है, जी। उसके माध्यम से हम लोगों ने उठाया। और बहुजन जनता दल 1931 की जनगणना का मुद्दा पूरी तरीके से उठा रही है और वो कह रही है कि 1931 की जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना से ये पता चलेगा कि किस देश में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग के पास कितनी लैंड है, कितने लोग आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने प्रोफेसर हैं। अभी देख लीजिए, आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, प्रयाग यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, अभी जितने अपॉइंटमेंट हुए सारे हमारे लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं हुए, SC ST OBC के और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के एक भी अपॉइंटमेंट। क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? ऐसा क्या हमको लगता है कि SC ST OBC में क्या PhD नहीं मिलेंगे आपको? क्या कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के लोग नहीं मिलेंगे? या आपको लगता है कि IAS नहीं है, IPS नहीं है, लेकिन वो उनको पावर्स नहीं देना चाहती? अब एवरीथिंग इज द गेम ऑफ पावर्स। ये लोग जो हैं चाहते हैं कि एक वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ठाकुर जो है किल करे, हत्या करे। और आज की डेट में जो भी ट्रेन का मुद्दा है, रथ कौन था वो एक आपका कांस्टेबल था जिसने RPF का कांस्टेबल था, ठाकुर बिरादरी का शायद, उसने एक शेड्यूल कास्ट ST के अपने असिस्टेंट सबऑर्डिनेट ऑफिसर को किल किया, क्योंकि वो सिर्फ इस बात को चर्चा कर रहा था कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी की समस्याओं की बात कर रहा था। आज कांग्रेस भी बेरोजगारी की बात कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस की नीतियाँ आपने देखा 70 सालों में रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखिए, उसको पर्टिकुलर देखकर उसने कहा कि मुस्लिम को पहले अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर ST का कत्ल किया, फिर उसने 3 मुस्लिमों का कत्ल किया। उसने कहा कि अगर जिंदा रहना है तो योगी योगी और मोदी मोदी कहना है। इट मीन्स क्या ये लोकतंत्र को दर्शाता है? वो लोग भय व्याप्त करना चाहते हैं। हम लोग 85% लोग हैं, हम इस देश के 90% लोग हैं। अगर हम लोग हथियार उठा लेंगे तो क्या देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रहेगी? लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा अगर हमने इस देश के SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोगों ने हाथ में खाली तलवार खड़ी कर ली, तो इस देश की आर्मी, इस देश की पुलिस, इस देश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाएगी। बिल्कुल वकील साहब, बहुत अच्छा। और ये लोग चाहते हैं कि इस देश में सिविल वॉर हो, और ये सिविल वॉर का ही परिणाम है कि अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को मारा गया। मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों की हत्या की जा रही है, जबकि शेड्यूल ट्राइब्स आज की डेट में हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जी हैं और आदिवासी महिला है। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची का अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है भारत के संविधान के अनुसार? क्यों कॉरपोरेट युग और पूरी कंपनियां जो हैं उनकी लैंड्स को ले रही हैं, एक्वायर्ड कर रही हैं, और वो विदेशों की कंपनियां हैं। वो लोग कौन विदेशी हैं? वो विदेशी ब्राह्मण हैं, वो पूरी तरीके से सवर्ण क्लास के लोग हैं। आपने देखा होगा एरोप्लेन में एक मिश्रा ने पेशाब कर दिया एक शेड्यूल कास्ट एक महिला पर, तो इसका मतलब है UNO और पूरी इंटरनेशनल लॉबी और भारत के पूरी देश में इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि पूरी तरीके से धूमिल हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। यहाँ पर भारत के संविधान को बताने वाला कोई नहीं है। हम लोग भारत के संविधान की अपने आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, एक एक कतरे तक हम भारत के संविधान और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की बात करेंगे। और हमें ये लोग मजबूर ना करें, क्योंकि अगर ये सोच रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, तो हम कमज़ोर नहीं हैं। सबसे ज़्यादा इन्फेंट्री में हमारे लोग हैं, फौजी हमारे लोग हैं, SC ST OBC के यादव, कुर्मी, आहिर, गडेरिया, शेड्यूल कास्ट में लोग सारे, पुलिस में हमारे लोग हैं। अगर उन्होंने हथियार उठा लिया
और आज की डेट में आप देख रहे हैं कि लोधी समाज का व्यक्ति है जो खुलेआम कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से खराब है, यानी कि आर्मी के लोग खुद उद्वेलित हो गए हैं। गोरखा रेजिमेंट की मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ, गोरखा रेजिमेंट के कम से कम 50,000 लोगों ने आर्मी की नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि आज की डेट में जो इन्होंने अभी जो एक 4 साल के लिए जो एक अग्निवीर योजना के अंतर्गत जो आप बताइए, अग्निवीर, क्या हम इस देश की सिक्योरिटी पर्पस को कतई फेल करना चाहते हैं? सारी बात तो सब जानते हैं। और दूसरी बात ये बताओ कि आने वाले चुनाव में जो बहुजन जनता दल है जिसके आप प्रदेश अध्यक्ष हो, उसकी क्या स्थिति रहेगी? हम सारी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे जी, और हमारा अपना पूरा उद्देश्य ये रहेगा कि हम जीते या हारे, लेकिन हम भारत के संविधान को एक एक व्यक्ति को पहुंचाएंगे। हम बताएंगे भारत के संविधान में कि क्या लिखा है, क्या पढ़ा है और हमने अभी तक क्या सीखा है, वो हम बताएंगे। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, क्योंकि भारत का संविधान अगर जीवित है तो SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के लोग जीवित हैं। और भारत का संविधान का अगर वॉल्यूशन होता है तो इस देश में फिर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, फिर मारकाट मचेगी। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।